नाज़रीन आदाब, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मामले में बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई हुई है। खबर दोपहर में आज हम इसी पर बात करेंगे। कतर, कुवैत और ईरान जैसे इस्लामी ममालिक के दबाव में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी के तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई का सऊदी अरब ने खैर मकदम किया। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने ट्वीट करते हुए आनत रसूल की सख्ती से मजम्मत की है और इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया कि तमाम मज़ाहिब और अकायद का एहतराम किया जाए। वहीं पाकिस्तानी हुकूमत ने भी पाकिस्तान में हिंदुस्तान के सफारतकार को इस मामले में तलब किया और आहनत रसूल की सख्ती से मजम्मत की। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और PTI के सदर इमरान खान और PPP लीडर बिलावल भुट्टो ने नुपुर शर्मा के जरिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की सख्ती से मजम्मत की और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाला करार दिया है। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया, लेकिन मुस्लिम तंजीमें अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने नुपुर पर बीजेपी की कार्रवाई को यूपी के वजीर दयाशंकर सिंह के बहाने महज धोखा करार दिया। इन्होंने ट्वीट किया है कि बीजेपी को न सिर्फ नुपुर शर्मा पर मुअत्तली का दिखावा वाली कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि कानूनी कदम उठाना चाहिए। मुतनाज़ बयान पर बीजेपी से मुअत्तली तो उनकी भी हुई थी जो आज उत्तर प्रदेश की बीजेपी में हुकूमत में वजीर बने बैठे हैं। कांग्रेस बीजेपी की कार्रवाई को बैरूनी ताकतों के दबाव में उठाया गया कदम करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने यूपी हुकूमत को नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ केस दर्ज करने का चैलेंज किया है। OIC के जनरल सेक्रेटरीट के हालिया बयान से मुतालिक मीडिया के सवालात के जवाब में वजारत खारजा के तर्जुमान ने OIC के जनरल सेक्रेटरीट से हिंदुस्तान पर बयान को गैर ज़रूरी और तंग नज़र तबसरों पर मुश्तमिल करार देते हुए बयान को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद तमाम मज़ाहिब का सबसे ज़्यादा एहतराम करती है। अरिंदम बागची ने कहा कि तौहीन आमेज़ ट्वीट्स और तबसरे जो किसी मजहबी शख्सियत की तज़लील करते हैं बाज़ अफराद की तरफ से किए गए थे, वो किसी भी तरह से हुकूमत हिंद के ख़यालात की अक्कासी नहीं करते। इन्होंने कहा कि मुतल्लिक़ा तंजीमों की जानिब से इन अफराद के खिलाफ पहले ही सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। इन्होंने OIC सेक्रेटरीट पर जोर दिया कि वो अपने फ़िरक़ावाराना अंदाज़ को अपनाना बंद करे और तमाम अकायद और मज़ाहिब का एहतराम करे। तो नवीन कुमार जिंदल और नुपुर शर्मा पे बड़ी कार्रवाई हुई है। इसका कई जगहों से खैर मकदम भी किया जा रहा है। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन मुस्लिम तंजीमें अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा लगातार कर रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने नुपुर पर बीजेपी की कार्रवाई को यूपी के वजीर दयाशंकर सिंह के बहाने महज धोखा करार दिया। इन्होंने ट्वीट किया है कि बीजेपी को न सिर्फ नुपुर शर्मा पर मुअत्तली का दिखावा करना चाहिए बल्कि कार्रवाई करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि इस पर कानूनी कोई कदम उठाना चाहिए। मुतनाज़ बयान पर बीजेपी से मुअत्तली तो उनकी भी हुई थी जो आज उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में वजीर बने बैठे हैं। कांग्रेस ने भी इस पर तंज किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की कार्रवाई को बैरूनी ताकतों के दबाव में उठाया गया कदम करार दिया है कांग्रेस ने, तो वही कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने यूपी हुकूमत को नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ केस दर्ज करने का चैलेंज किया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे शैलेंदर इस वक्त जुड़े हैं। शैलेंदर, OIC ने जिस तरह से गुस्ताखे रसूल वाले मामले पर बयान दिया उस पर हिंदुस्तान ने सख्त एतराज जताया अपना। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर हिंदुस्तान ने सख्त एतराज जताया है और MEA की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि OIC इस तरह के बयान जो दे रही है उसको भारत खारिज करता है, क्योंकि भारत में हर धर्म का, हर मजहब का सम्मान किया जाता है, रेस्पेक्ट किया जाता है। और वहीं हालांकि हमने ये भी देखा है कि पूरे मामले को लेकर लगातार जो इस्लामिक देश हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुल्क हैं,
वो लगातार इस पर बयान दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि 4 मुल्कों ने भारतीय एम्बेसडर्स को तलब भी किया है, जिसमें पाकिस्तान अब चौथा मुल्क बन चुका है। इससे पहले कुवैत, कतर और ईरान ने इंडियन एम्बेसडर्स को समन किया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से कार्रवाई भी की गई है, जिसको कतर ने वेलकम भी किया है, लेकिन ये मामला अभी फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आपको ये बता दें कि इंडियन एम्बेसडर्स जब भी उनको बुलाया जाता है तो वो अपना इंडिया का जो स्टैंड है इसको क्लियर कर रहे हैं, जिसमें साफ कर दे रहे हैं कि जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये इंडियन गवर्नमेंट का व्यू नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का व्यू नहीं है। ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स का व्यू है जिनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो इस्लामिक कंट्रीज है इस पूरे मामले को लेकर ये जो विवाद है ये थमता नजर नहीं आ रहा। इसी बीच ओआईसी को लेकर स्पेसिफिकली जो बयान दिया गया था ओआईसी की तरफ से, उसको लेकर एमईए ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। बिल्कुल, अरिंदम बागची ने ये क्लियर कर दिया कि ये जो भी ट्वीट्स है या जो बयानबाजी है इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरह से जो स्टेटमेंट है इससे साफ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वर्जन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमने ये भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल के दौरान जो इस्लामिक कंट्रीज है उनके साथ में हमारा जो संबंध है वो काफी मजबूत हुआ है, खासतौर से यूएई जैसे देशों के साथ में। लेकिन जाहिर तौर पर यह विवाद जो है खड़ा हुआ है, जिसके बाद एक तरह से यूं कहे कि डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। और जो बयान दिया गया था नुपुर शर्मा की तरफ से और नवीन कुमार जिंदल की तरफ से, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि इस कार्रवाई का वेलकम भी, स्वागत भी किया है कतर और बाकी देशों। बिल्कुल, नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसे किस तरह से देखा जा रहा है, और ये भी हमने देखा है कि सऊदी हुकूमत ने भी इसका वेलकम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, सऊदी अरब ने भी इसका वेलकम किया है, कतर की तरफ से भी इसको वेलकम किया गया है। हालांकि हमने ये देखा कि कतर की तरफ से कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर ओपनली इसको कंडेम करना चाहिए और वहीं एक अपॉलॉजी जारी करनी चाहिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि क्योंकि ये एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बयान था, तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर शायद सीधे तौर पर टिप्पणी ना या माफी की जहां तक बात है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि जो बीजेपी का जो विचारधारा है उसके तहत कार्रवाई कर दी गई है दोनों स्पोक्स पर्सन के खिलाफ। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो इस्लामिक कंट्रीज को कंडम भी कर रही हैं, वो ये बात मान रही हैं कि जो कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की गई है वो सही है। हालांकि इस विवाद को लेकर अभी देखना यह होगा कि जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज हैं उस पर अब तक यूएई की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। हालांकि तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया है, वहां पर भी भारतीय एम्बेसडर को तलब किया गया। लेकिन भारत साफ कर चुका है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का व्यू नहीं है। भारत में सभी मजहबों का बराबर सम्मान होता है। चलिए, बिल्कुल, हमारे साथ खुर्रम भी इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है, खुर्रम, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला बढ़ा और काफ़ी देर हो गई इस पर कार्रवाई करने की वजह से, यही वजह है कि भले से अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोनों पर कार्रवाई की गई है और एक इंक्वायरी भी बिठाई गई है, ख़ासतौर से नुपुर शर्मा के मामले में। लेकिन अपोजिशन पार्टियां इस पूरे मामले पर हमलावर हो गई हों, चाहे उत्तर प्रदेश की मायावती हो या फिर दिग्विजय सिंह हो या फिर कपिल सिब्बल हो, सभी की तरफ से ऐसे ट्वीट्स आए हैं कि सिर्फ बाहर करना काफ़ी नहीं है, सस्पेंड करना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन पर पूरे तौर से कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर मुस्लिम तंजीमों की बात की जाए तो उनकी तरफ से इसको एक तरीके से देखा जा रहा है कि देर से ही सही लेकिन फिर भी कार्रवाई हुई और इसका वेलकम किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आप नुपुर शर्मा को देखें तो जिस तरह से साफ तौर पे उन्होंने माफ़ी मांगी है नवीन जिंदल की तरफ से, हालांकि अभी तक माफ़ी जैसी बात नहीं सामने आई है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कार्रवाई को देखते हुए जिस तरह का माहौल अब तक देखने में आ रहा था, जिस तरह की बातें, सवाल उठाए जा रहे थे, आप देखें तो दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में ही यहाँ पर 3 से 4 जो शिकायतें हैं वो दर्ज कराई गई थी और एफआईआर कराने की कोशिश की गई थी। मुंबई में एफआईआर हुई थी रज़ा अकेडमी की तरफ से और मुल्क के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर हुई थी। कानपुर में जो कुछ हुआ उसके पीछे भी नुपुर शर्मा का ये मामला ही था। तो ये बहुत ही संगीन मामला था और यही वजह है कि अब जिस तरीके से कार्रवाई हुई है तो अब सस्पेंड करने से आगे जाकर के गिरफ्तारी की मांग जो है वो जोर पकड़ रही है। दिल्ली एमआईएम की तरफ से कहा गया है कि वो जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे।
तो जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी सरकार को घेरने में लग गई हैं और जो दूसरे जो इंडिविजुअल्स लीडरान हैं वो ट्वीट करके कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। जब फ्रिंज एलिमेंट माना गया तो फिर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। खासतौर से जो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह हैं उन्होंने ट्वीट करके ये सवाल उठाया है कि क्या फ्रिंज एलिमेंट को तर्जुमान मुकर्रर करने के लिए जेपी नड्डा वो माफ़ी मांगेंगे और साथ ही साथ क्या वो इस्तीफा देंगे, क्या इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे। तो ये तमाम बातें अपोजिशन की तरफ से हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि अपोजिशन पार्टियों के लिए एक बड़ा मौका है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। आजम, बिल्कुल, मामला तकरीबन 10 दिन पुराना है खुर्रम, लेकिन हुकूमत ने या सरकार ने इतना लेट कदम क्यों उठाया, एक्शन इतना लेट क्यों लिया है? देखिए, इसका साफ तौर पर सीधे तौर पर जवाब तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग ही दे सकते हैं कि उन्होंने इतनी देर क्यों की। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने देर कर दी। यही वजह है कि जब मामला गल्फ़ तक पहुंच गया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कतर, सऊदी अरब और यहाँ तक कि कुवैत तक से चीज़ें जो हैं वो उठने लगी और ओआईसी की तरफ से भी बयान आ गया। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थी, कहीं ना कहीं इसने भारत सरकार को इस पूरे मामले पर, जिसको अब तक नज़रअंदाज किया जा रहा था, इसको समझा जा रहा था छोटा मामला है, उस पर कार्रवाई करने पर कहीं ना कहीं एक तरीके से मजबूर किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है वो अरब मुल्कों में, जिस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बड़ा जो अलग अलग मुल्कों के, चाहे सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो, वहाँ से जो उनको सम्मान मिले हैं वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और भारत की डिप्लोमेसी को बहुत माना गया था कि भारत ने बहुत ही ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक तरीके से तमाम चीज़ों को टैकल किया है। लेकिन चीज़ें जो है वो ख़राब हुई और एक छोटी सी चीज़ की वजह से ख़राब हुई, क्योंकि उसमें देरी की गई। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से एफआईआर कई जो है स्टेट्स में दर्ज हुई है, तो खासतौर से मुंबई में दर्ज हुई है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दोनों को बाहर निकाल करके एक तरह का इशारा है कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। यही वजह है कि अपोजिशन पार्टियां जो है इस पूरे मामले पर सवाल उठा रही हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो यहाँ तक के सवाल उठाया है कि कानपुर में जिस तरीके से जो हिंसा हुई, जो तशद्दुद हुआ, जो पत्थरबाजी हुई, उसमें जो कार्रवाई हो रही है, बहुत सारे लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है, गुंडा एक्ट लगाया गया है, उसमें भी वो एक तरफा कार्रवाई करने का इल्ज़ाम लगा रही हैं, कह रही हैं कि इंसाफ पर मबनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर तमाम चीज़ों को देखें तो नवीन कुमार जिंदल का मामला बाद में, लेकिन नूपुर शर्मा का जो मामला था वो उसने कहीं ना कहीं तूल पकड़ा। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में भारत सरकार ने की हरी झंडी मिलने के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद क्योंकि सरकार में है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि शाहीन बाग में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, मुंबई में भी एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस का क्या कुछ वर्जन आया है? क्या पुलिस इस मामले में कुछ कार्रवाई करने जा रही है? देखिए, साफ तौर पर शाहीन बाग की अगर बात करें तो यहाँ पर शिकायतें तो दर्ज कराई गई, लेकिन कोई एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर खबरें आई थी कि पुलिस ऑफिशियल्स के ज़रिए से इस पूरे मामले पर मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है कि इसको कैसे टैकल किया जाना चाहिए, किस तरीके से एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन कोई एफआईआर दर्ज हो गई हो, अभी फौरी तौर पर ऐसी कोई खबर सामने नहीं है, ऐसी कोई एफआईआर सामने नहीं आई है। शिकायतें ज़रूर दर्ज की गई और अब यही वजह है कि जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए, दिल्ली पुलिस को घेरते हुए सवाल उठा रही हैं और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारी की बात होनी चाहिए। कार्रवाई जो सस्पेंड होने की थी, पॉलिटिकल कार्रवाई होनी थी, वो तो हो गई, लेकिन क्योंकि किसी भी मजहब के से ताल्लुक़ रखने वाले अगर अहम लोगों के खिलाफ भारत का कानून है, साफ तौर पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, उसको नफरत पर मबनी चीज़ें मानी जाती हैं। अक्सर ये कहकर टाल दिया जाता है कि फ्रिंज एलिमेंट हैं और इस तरह की बातें करते हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक कौमी तर्जुमान की तरफ से ये तमाम चीज़ें हुई और एक भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज की तरफ से ये तमाम चीज़ें हुई, उसको एक बहुत ही संगीन ज़ुमरे में माना गया। और यही वजह है कि एक नाराज़गी थी, ख़ास तौर से मुस्लिम जो तबका है उसके अंदर नाराज़गी थी, उससे जुड़े लोगों में नाराज़गी थी। यहाँ तक कि जब ये एक टीवी शो पर ये तमाम चीज़ें हुई थी तो उसके बाद
एक टीवी शो पर बैठने वाले शख्स हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि वो 1 महीने तक बॉयकॉट करेंगे टीवी चैनल्स का, किसी भी डिबेट में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसी पर एहतजाज करते हुए। और फिर ये मामला जो है बरेली तक गया और बरेली में इसके नूरपुर शर्मा के खिलाफ मौलाना तौकीर रज़ा एहतजाज की बात की थी, बिल्कुल कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह हैं उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज की बात की गई। तो ये तमाम चीज़ें हो रही थी और यही वजह है कि भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने इसको देखा कि ये न सिर्फ उनकी पॉलिसी के खिलाफ है बल्कि जिस तरह की बातें की गई हैं वो कहीं ना कहीं न सिर्फ मुल्क का माहौल ख़राब करेंगी, मुल्क की छवि ख़राब करेंगी, बल्कि पार्टी की छवि भी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब करने वाली हैं। यही वजह है कि उन पर सीधे तौर पर कार्रवाई की गई है। अब जो कानूनी कार्रवाई है उसको लेकर के सवाल है कि आखिर वो कब तक होने वाली है। कानूनी कार्रवाई का आपने जिक्र किया, नूरपुर पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर तो लोग जो है वो मुतमईन नजर आ रहे हैं, लेकिन जो जिंदल पर कार्रवाई हुई है उसको लेकर मुतमईन नजर नहीं आ रहे। लोगों का कहना है कि उनको दोबारा फिर बहुत जल्द वापस लिया जा सकता है पार्टी में, जिस तरह की कार्रवाई हुई है उन पर। देखिए, इस पूरे मामले में जांच की बात की गई है कि जब तक आप जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको सस्पेंड रखा जाएगा, आपको निष्कासित रखा जाएगा। लेकिन अगर वो वाकई जांच से बरी होकर के आते हैं, उन पर वो मुतमईन कर पाते हैं अपनी पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी को हमने माजी में भी देखा है कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको जो तशद्दुद जैसे मामलात में मुलव्विस थे उनका कहीं ना कहीं उनके कुछ लीडर्स की तरफ से ज़रूर इस्तकबाल वगैरह किया गया। लेकिन ये क्योंकि मामला अब क्योंकि बैनुल-अक़वामी हो गया है तो ये बहुत आसान नहीं होगा किसी भी पार्टी के लिए और ख़ुद भारतीय जनता पार्टी के लिए और सरकार के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इस पर जवाब देना वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है मैं जिस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें ये आसान नहीं है कि इनको वापस लिया जाए, क्योंकि नूपुर शर्मा हो या फिर नवीन जिंदल हो, बहरहाल इन्होंने जो कुछ किया है उसका खमियाजा तो इन्हें भुगतना ही होगा। मेरा बीजेपी ने एक एक्शन लिया है, बड़ा एक्शन लिया है, 2 को पार्टी से निकाला गया है, तो मुल्क में एक तरह से जो कम्युनल माहौल एक तरह से बनता जा रहा है, तो क्या पार्टी बीजेपी इस तरफ भी कुछ ध्यान देगी कि एक शांत माहौल या खुशगवार माहौल मुल्क में पैदा हो? देखिए, तमाम चीज़ें जो है वोट की सियासत से तय होती हैं। कई मामलों में तो भारतीय जनता पार्टी का रोल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और जाहिर सी बात है कि अपोजिशन पार्टियां क्योंकि अब इस मामले को उठा रही हैं तो कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा मैसेज ज़रूर जाएगा, क्योंकि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं किसी दूसरे मज़हब के बड़े लोगों के बारे में गंदे तबसरे करते हैं और गलत बातें करते हैं, उनको एक मैसेज जाएगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इस पर ज़रूर लगाम लगेगी, क्योंकि अभी आप देखें कि जिस तरीके से जो मजहबी मकामात को लेकर लगातार तनाज़ा पैदा किया जा रहा था, उस पर भी आरएसएस सरबराह का बयान आया और इसको अलग अलग हलकों में अलग अलग अंदाज में देखा गया और यहाँ तक देखा गया कि आरएसएस सरबराह का जो बयान है वो कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी के तहत आया है कि इस मुल्क के हालात जो है वो उससे ख़राब हो सकते हैं, इसलिए इसको संभालना ज़रूरी है। देखें, अगर उस मामले में देखें तो जिस तरीके से चाहे कर्नाटक का मामला हो, चाहे बनारस का मामला हो, उस मामले में भी नज़रबंदी की कार्रवाई हुई और पुलिस प्रशासन ने, इंतज़ामिया ने एक अहम रोल अदा किया है। तो अब अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इससे भी मुल्क के हालात जो है वो ख़राब हो सकते हैं और नफ़रत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। दोनों जो तबके हैं, हिंदू और मुसलमान, उनके बीच में बहुत ज़्यादा खलीज बढ़ सकती है और टकराव पैदा हो सकता है। यही वजह है कि इसको देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। अब कानूनी कार्रवाई कब तक होगी, किस तरीके से होगी, वो एक अहम कदम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका और शरंदर आपका भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। एनसीपी के रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सूले ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख के मरकजी एजेंसियों के जरिए गिरफ्तारियों पर बयान दिया है। सुप्रिया सूले के मुताबिक नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने कुछ नहीं किया, वो जेल में फंसे हुए हैं। देशमुख खानदान पर 109 बार छापामारी को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह दी जानी चाहिए। सुप्रिया सूले ने दावा किया कि आज या कल अदालत नवाब मलिक और अनिल देशमुख को क्लीन चिट देगी। एनसीपी लीडर ने कहा कि जो मरकज के खिलाफ बोलता है उस पर छापा मारा जाता है। नेतागण जिन्होंने कुछ नहीं किया वो दोनों जेल में फंसे हैं।
ये बहुत बुरी बात है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कोर्ट से हमको आज नहीं तो कल ज़रूर न्याय मिलेगा। और आप ये रिकॉर्ड करके रखिए, जब दोनों बाहर आएंगे और उनको क्लीन चिट मिलेगा तो मेरा ये रिकॉर्डिंग ज़रूर आप बजाएंगे, क्योंकि मुझे पता है, मुझे पूरी केस पता है, दोनों केस में क्या हो रहा है। और जिस तरह से केंद्र सरकार जो उनके खिलाफ बोले, आप देखिए, आप डेटा निकाल के देखिए, देश में जो देश केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उसी के ऊपर रेड है। इनकी आप देख लीजिए, इनका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम्का में डालना चाहिए। 109 बार देशमुख फैमिली के यहाँ रेड हुई है, 109। तो 108 बार क्या कर रही थी जब रेड कर रहे थे? 109 बार करनी पड़ी क्योंकि 108 बार कुछ मिला ही नहीं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। दिस इज जस्ट शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग, एक बात। और दूसरी बात जो मुझे आश्चर्य लगता है कि जिस आदमी पे ही सारे आरोप है वही आज माफी का साक्षीदार हो रहा है। आप सोचिए, और ये हमारे नेता इसलिए नहीं, दिस इज जस्ट लॉजिक कि जिस आदमी पे 10 गुने हैं, जो खुद कबूल भी कर चुका है, और वही आज माफी का साक्षीदार कैसे बन सकता है? ये कौन सा न्याय है? और ज़रूर मैं माननीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से पूछूंगी जब दिल्ली जाऊंगी और पार्लियामेंट में बोलूंगी कि मोदी जी आप ये कौन सा न्याय कर रहे हैं। और मैं मोदी जी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं मोदी जी से हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है देश में। प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के अरकान ने आज जम्मू में अक़लियती बिरादरी के तमाम मुलाजमीन, पीएम पैकेज के मुलाजमीन और जम्मू कश्मीर के यूटी से बाहर के कारकुनों की हिमायत में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। ट्रस्ट ने तमाम मुलाजमीन की जम्मू में पोस्टिंग का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने मासूम लोगों के कत्ल को रोकने में नाकामी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने वादी में हालात मुकम्मल तौर पर बहाल होने तक तमाम कश्मीरी पंडितों और अक़लियती बिरादरी के मुलाजमीन के तबादले का मुतालबा किया। कश्मीर में जिस तरह से माइनॉरिटीज़ पे हमले कंटिन्यूसली हो रहे हैं और खासकर पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को निशाना बना रहे हैं, उसके खिलाफ आज कश्मीरी पंडितों ने यहाँ पे जम्मू में प्रोटेस्ट शुरू किया है। और जो प्रेमनाथ भट्ट ट्रस्ट मेमोरियल के तहत ये प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं। और आप देख सकते हो मेरे पीछे बैनर भी उन्होंने लगाए हैं और ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को जो है ये सिक्योरिटी पूरी मिलनी चाहिए। जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पे काम कर रही हैं उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये बड़े गुस्से में है और कह रहे हैं कि सरकार जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरी तरह से नाकाम हुई है। हम इन्हीं से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मैं नाम बताइए। MK जलाली। ये उसकी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट जो बेसिकली टेम्पल एंड श्राइन बिल के लिए बहुत 12 साल से स्ट्राइक कर रहा है, आज हमने स्पेसिफिक एक रखी डेमोन्स्ट्रेशन इन फेवर ऑफ आवर एम्प्लॉयज़। जो हिंदू एम्प्लॉयज़ वहाँ पर हैं जो बड़े मुसीबत में है, जो सिक्योर्ड हैं, वो डर है उनका फियर है, वो बाहर नहीं आ सकते हैं, उनको सिक्योरिटी मालूम है ही नहीं। और मेहरबानी करके हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी से उनको इमीडिएट सिक्योरिटी प्लेस पर ले जाए और ताकि वो आराम से अपनी लाइफ जिए। ये अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है, अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। आप क्या चाहते हैं? मैं वीरेंद्र रैना। आज का प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी में जो हालात बने हैं वो 1990 से भी भयानक हालात बने हुए हैं। जिस प्रकार से 1990 में टारगेट। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे जम्मू का, जहां से नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं। समीर, जिस तरह से टारगेट किलिंग का सिलसिला एक शुरू हुआ है, उसके बाद से जो कश्मीरी पंडित है वो माइग्रेट करने को मजबूर हुए हैं, जम्मू की तरफ वो रुख कर रहे हैं। इस वक्त प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के तहत जम्मू में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। क्या अहम मांगे हैं लोगों की? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मांगे हैं वो बिल्कुल हर तरफ से एक ही है। हमने आज कश्मीरी पंडित्स का जो प्रोटेस्ट है वो प्रेस क्लब में कवर किया। उसके बाद हमने एक और प्रोटेस्ट कवर किया जो डोगरा माइग्रेंट्स, जो डोगरा हिंदूज हैं यहाँ पे, जो माइनॉरिटीज़ हैं, डोगरा माइनॉरिटीज़ हैं, जो कश्मीर वैली के डिफरेंट एरियाज में शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज में जो टीचर लगे थे। और मैं आपको बताऊँ, जो रजनी बाला है वो भी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में ही लगी थी, सांबा की जो थी, जिनका कत्ल किया गया था। तो उनका भी अलग से एक प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हर तरफ से
प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप देखिए कश्मीर वैली में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मांग एक ही है कि भैया हमें वापस ले आओ। कश्मीर जम्मू में सेफर जोन, कश्मीर में जो है अभी कोई सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है, वहाँ जो टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। और जब तक हालात ठीक नहीं होते, जब तक कि पूरी तरह से एक पॉलिसी नहीं बनती, तब तक आप जम्मू ले आइए सेफर जोन में। जम्मू के साथ साथ किश्तवाड़ है, डोडा है, रियासी, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी आप हमें भेज सकते हैं। इवन कि दिल्ली में और बाकी स्टेट्स में भी आप हमें भेज सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कश्मीर वैली में खुद वहाँ पे अगर आप हमें काम करने के लिए मजबूर करेंगे तो हम वहाँ सिक्योर नहीं है फिलहाल, क्योंकि वहाँ किसी की गारंटी नहीं है। वहाँ जो वहाँ के अमन पसंद लोग हैं, जो वहाँ के सिविलियन हैं, वो भी चाहे एसपीओज हैं, चाहे पुलिस के कर्मचारी हैं, चाहे जो आम लोग हैं, वो उनको भी टारगेट किया जा रहा है, उन पे भी ग्रेनेड हमले किए जा रहे हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो इन हालात में हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते। लगातार आपने देखा जब से राहुल भट्ट की हत्या हुई थी, वहाँ पे जो कत्ल हुआ था, उसके बाद लगातार प्रोटेस्ट का सिलसिला हर जगह से जारी है। लेकिन अभी तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उनकी ट्रांसफर टू सेफर जोन्स कर रही है, और या तो 8 सिक्योरिटी पिकेट्स बनाने की बात कर रही है, जिसमें कश्मीरी पंडित्स को जो माइग्रेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनको रखने की बात है। तो यही पॉलिसी लेकर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट आई है, उससे अलावा कोई भी बात नहीं हो रही। हालांकि एलजी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने एम्प्लॉयज के साथ बात की, 3 घंटे तक बातचीत चली रही, लेकिन उस पर जो ट्रांसफर करने की बात है उस पर कोई भी बात नहीं हुई है। इवन कि आज मैं आपको अपडेट दे दूं कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर के चीफ हैं बीजेपी के, रविंद्र रैना और अशोक कोल जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, वो इस वक्त दिल्ली में है। अमित शाह से टाइम मांगा है, बात करेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि जो ट्रांसफर, अगर कश्मीर से जम्मू ट्रांसफर की जो बात है उस पर कोई बात बन पाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेचीदा मसला है, बहुत सेंसिटिव एरिया मसला है। और अगर उनकी ट्रांसफर यहाँ पे होती है, इसका मतलब एक सरेंडर है। जिस तरह से कल भी रविंद्र रैना ने कहा था कि ये पाकिस्तान के सामने एक सरेंडर होगा, मिलिटेंटों के सामने एक सरेंडर होगा, तो उसकी बात हम नहीं करना चाहते। हाँ, कश्मीर वैली में ही रहकर जब उनकी पोस्टिंग वहां पे दोबारा ये काम करेंगे तो उनकी सिक्योरिटी से बिल्कुल। समीर, जिनको ट्रांसफर कर दिया गया था, जो टीचर्स थे खासकर, उनका जो ट्रांसफर हुआ था, क्या वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं वहां पर, या सब जम्मू की तरफ मुंतकिल हो गए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उसमें कोई भी अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहा है। कोई भी कश्मीरी माइनॉरिटी का ताल्लुक रखने वाला, चाहे वो डोगरा माइग्रेंट है, डोगरा एम्प्लॉय है, या कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम करते हैं, जिनकी ट्रांसफर भी हुई, उनको कोई भी वहाँ पे अभी ज्वाइन नहीं किया है। उनको अब कहा गया है, जो हमें इतला है कि उनको कहा गया है कि व्हाट्सएप के जरिए आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेज दीजिए, व्हाट्सएप के जरिए आप ज्वाइनिंग डाल दीजिए, फोन के जरिए आप ज्वाइनिंग डाल दीजिए, तो आपका माना जाएगा। क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अभी उन पर नरम है इस मामले में कि अगर आप घर से ही काम करोगे तो आपको सैलरी अभी मिलेगी फिलहाल कुछ देर तक, जब तक कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं लगता है कि हालात उस तरह के हैं कि उनको वापस। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उन पे अभी नरम है इस मामले में कि उनको अभी तक फोर्स नहीं किया जा रहा है कि वो तो फिजिकल वहां पे प्रेजेंस दे और ज्वाइनिंग करें, लेकिन हाँ, व्हाट्सएप के जरिए फोन से वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे सकते हैं। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।